सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एमएल ऑप्स क्या होता है, एमएल ऑप्स के थ्रू हम प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, क्या-क्या टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ होती है उसमें। सबसे पहले बट मैं एक मिसकंसेप्शन की बात करूँगा। बहुत लोग सोचते हैं कि एमएल ऑप्स का मतलब होता है कि मशीन लर्निंग प्लस ऊप्स के कंसेप्ट को हम लगा देते हैं तो एमएल ऑप्स बन जाता है। बट ये नहीं है, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, बट ऐसा नहीं होता। ए एमएल ऑप्स में जो ऑप्स है वो ऑपरेशंस को स्पेसिफाई करते हैं, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। जो आप सही हो, ऊप्स से कंसेप्ट लगते हैं, वो गलत नहीं है, बट आप पूरी तरह भी करेक्ट नहीं हो। ऊप्स के कंसेप्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, वो अभी हम देखते हैं। हम एक पूरा डिस्कस कर रहे हैं, हम एक एमएलओप्स के प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है एमएलओप्स में, ठीक है? तो सबसे पहले आपका क्या टास्क होगा? आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। इसका मतलब देखो, ये सबसे पहले इनिशियल स्टेज है, ये पूरा डिस्कशन वाला स्टेज होता है। मतलब आपकी कंपनी में मैं बता रहा हूँ आपको कंपनियों में कैसे काम किया जाता है एक तरह से। अगर एक आप कोई कंपनी का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कैसे बनेगा वो? एमएलओप्स के थ्रू ही बनता है वो, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट, वो कैसे बनेगा? पहले आप आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम की प्रॉब्लम है क्या असल में, उसको कैसे टैकल करना है, क्या-क्या चीज़ें होने वाली है। अब मैं सबसे बेसिक स्टेप्स बताऊँगा यहाँ पे, जो यूज़ होते ही होते हैं हर एमएलओप्स में। जब कंपनी लेवल पे जाओगे तो इससे भी ज़्यादा एडवांस कांसेप्ट यूज़ होंगे, बट यहाँ पे बेसिक लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे इतने काफ़ी रहते हैं। तो मान लो आपकी जो कंपनी है, वो क्या कर रहे हैं, मतलब आपकी कोई कंपनी है, सेल्स वगैरह की कोई कंपनी है और वो आप कस्टमर लूज़ कर रहे हो। मतलब हर 4-5 महीने में आप कस्टमर लूज़ कर रहे हो कुछ, मतलब आपके पहले 100 कस्टमर थे, फिर 90 हो गए, फिर 80 हो गए, ऐसे करके आप कस्टमर लूज़ कर रहे हो। तो आप ये देखना चाहते हो कि हम कस्टमर लूज़ क्यों कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे, मतलब ऐसा क्या हो रहा है कस्टमर्स को पसंद नहीं आ रहा? तो इस चीज़ को हम ऐसे बोलते हैं वैसे, अ, कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन। चर्न मतलब वही होता है कि मतलब आपको ये प्रिडिक्ट करना होता है कि कस्टमर क्या अगले 6 महीने में लीव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? विल कस्टमर लीव इन अपकमिंग 6 मंथ्स, ठीक है? तो मान लो आपने, मतलब आपके पास पूरा डेटा है अपने, ठीक है? आपका आपके वहाँ से शॉप से कस्टमर ले रहा है कुछ, तो आपके पास डेटा तो होगा ही उनका, ठीक है? तो आप उनकी यही सब ट्रैक करोगे चीज़ें, उनके डेटा को प्रेडिक्ट करके उनसे आप ये लगाओगे कि क्या वो अगले 6 महीने में वो कस्टमर आपको आपकी साइट को छोड़ देगा, आपके ऐप की सर्विस को यूज़ करना बंद कर देगा या नहीं करेगा? आपको ये प्रेडिक्ट करना है। आप ऐसा एक मॉडल बनाना चाह रहे हो अपना मशीन लर्निंग का, तो अब आप करोगे क्या? आपने आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम, आपने फर्स्ट स्टेज पार कर लिया, ठीक है? अब चलते हैं हम अपनी सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज क्या होगी हमारी? डेटा कलेक्शन एंड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप ये है हमारा। अब ये होता क्या है डेटा कलेक्शन इंटीग्रेशन? देखो नाम से पता चलता है, डेटा कलेक्शन तो आपको समझ आ ही गया होगा आई थिंक। अब देखो, मशीन लर्निंग में क्या इंपॉर्टेंट है? डेटा। ऑफ कोर्स डेटा इज द की टू सक्सेस इन मशीन लर्निंग। तो आप डेटा कलेक्ट करोगे। अब डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो आप? आपके पास क्या क्या सोर्सेज हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए? देखो, कंपनी का डेटाबेस हो गया, वहीं से तो करोगे यार डेटा कलेक्ट, सिंपल सी बात है। कंपनी का कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कंपनी के डेटाबेस से कनेक्ट करोगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एक्सटर्नल डेटा सेट्स का भी यूज ले सकते हो, कैगल वगैरह से यूज ले सकते हो। वो डिपेंड करता है चॉइस टू चॉइस कि आपको कहाँ से डेटा मिल रहा है, अच्छा, ताकि आप प्रिडिक्ट कर पाओ। या तो आपने ऐसा कर लिया कि अ, आपने अपने कस्टमर डेटाबेस से तो निकाला ही निकाला डेटा, ठीक है? और आपने ये भी कर लिया कि ओपन क्राउड सोर्सिंग कर ली। मतलब आपने लोगों से रिव्यू मांगना शुरू कर दिया कि मतलब क्या बोलते हैं, सर्वे, सर्वे बोलते हैं उन्हें। तो आपने लोगों से सर्वे करना शुरू कर दिया कि क्या क्या हम ऐसे ऐसे चीजें करेंगे कि वो उनसे डेटा मांग रहे हो एक तरह से सर्वे में, ओपन सर्वेज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया, आपने डेटा कलेक्शन कर लिया, कंपनी डेटाबेस या ओपन सर्वेज करवा दिए या कुछ भी करवा दिया। अरे हाँ, आप यूजर कॉल रिकॉर्ड्स भी तो ले सकते हो। कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन है, आप सेल्स वगैरह से रिलेटेड है, तो सेल्स वगैरह तो कॉल वगैरह भी आते हैं। तो आप कॉल वगैरह के ऊपर तो वो कर सकते हो, कॉल रिकॉर्ड्स का यूज कर सकते हो, राइट? ठीक है, चलो ये तो हो गया डेटा कलेक्शन। ये डेटा कलेक्शन हुआ कि आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, चाहे वो डेटा बेसिस हो गए, चाहे वो आपके क्राउड सोर्सिंग हो गए, चाहे वो कैगल के डेटा सेट हो गए या यूजर के कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह हो गए, ये सब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया।
अब इंटीग्रेशन ये चीज है, ये आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो अपने एसक्यूएल डेटाबेस से। समझो, इंटीग्रेशन समझो। अभी आपका एसक्यूएल का जो डेटाबेस है, एसक्यूएल छोड़ो, डेटाबेस ले लो कुछ भी, ठीक है। आपका डेटाबेस है, इससे आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। किसकी मदद से करते हो आप एक्सट्रैक्ट? बहुत सारे टूल्स होते हैं, बट जो जनरली यूज किया जाता है वो होता है अपाचे एयरफ्लो। ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी है, इसका यूज करके हम डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम बहुत सारी पाइपलाइंस क्रिएट करते हैं डेटा के लिए। मैं बताता हूँ, ये पूरा जो डेटा कलेक्शन एंड इंटीग्रेशन वाला काम होता है ना, ये काम होता है सारा डेटा इंजीनियर्स का। ठीक है, ये डेटा इंजीनियर्स का काम होता है, बट आजकल के उसमें थोड़ा बहुत आना चाहिए, हर चीज आनी चाहिए। अपाचे एयरफ्लो भी आए तो अच्छी बात है। ठीक है, आपने कुछ पाइपलाइंस क्रिएट कर दी, उसके बाद आप उन डेटा को किसमें स्टोर करते हो? एक्सट्रैक्ट करके। ठीक है, अब किसमें स्टोर करोगे आप? अ, अपने डेटा को थोड़ा बहुत क्लीनिंग वगैरह की, उसमें जो जो चीजें चाहिए थी थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर दी, उसके बाद हमने पोस्टग्रेस एसक्यूएल में कर दिया स्टोर उन्हें। ठीक है, एक दूसरे डेटाबेस के अंदर कर दिया पोस्टग्रेस। पोस्टग्रेस क्या होता है? नॉर्मल डेटाबेस के मुकाबले थोड़ा एडवांस होता है। ठीक है, और इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया अपना डेटा, क्लीन वगैरह करके थोड़ा बहुत जो भी आपने करना था। डेटा इंजीनियर्स जो भी अपने ऑपरेशन वगैरह लगाते हैं, अपाचे एयरफ्लो की मदद से आपने पाइपलाइंस बनाई, मेन डेटाबेस से पोस्टग्रेस डेटाबेस में डाल दिया उसको। ठीक है, बस आपके पास ये मिल गया आपका डेटा। अब इस डेटा को आप यूज करोगे आगे की चीजों के लिए। अब मान लो आपके पास रियल टाइम डेटा है। रियल टाइम डेटा मतलब यूजर के कॉल रिकॉर्ड्स मान लो। कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं वो रियल टाइम में आते हैं। ठीक है, मतलब चलते चलते ही होते हैं और उसी समय आपको चाहिए भी वो डेटा। तो रियल टाइम डेटा के लिए आप यूज करते हो एक दूसरी टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं काफका। ठीक है, ये दूसरी टेक्नोलॉजी है, इसको यूज करके हम, खैर ये आपके इतना काम का है नहीं, ये डेटा कलेक्शन इंटीग्रेशन ये सारा काम होता है आपका डेटा इंजीनियर्स का। बट ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कंपनियों में कैसे काम होता है, तो इसलिए यहाँ से आपको डेटा मिल चुका है। मतलब इस स्टेप के बाद आपके पास यू हैव द डेटा, आपके पास डेटा है अपना फाइनली। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है डेटा एक्सप्लोरेशन एंड क्लीनिंग। अब देखो, डेटा एक्सप्लोरेशन एंड क्लीनिंग वगैरह आप जनरली करते हो अपने उसके अंदर, क्या बोलते हैं, जुपिटर नोटबुक में। जुपिटर नोटबुक, मतलब जितना भी आप मॉडल का पहले जब भी आप टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो ना, टेस्टिंग वाला पूरा काम आपका ना जुपिटर नोटबुक में होता है। देन आप उसको अपने मेन वेब एप्लीकेशन या एपीआई वगैरह जो भी बना रहे हो तब उसको यूज करते हैं। आप जब अपने मेन प्रोडक्शन ग्रेड होता है ना, तब उसको अप्लाई करते हो, लेकिन टेस्टिंग वगैरह सारी जुपिटर नोटबुक के अंदर की जाती है। डेटा एक्सप्लोरेशन के अंदर क्या क्या आ गया आपका, कि मतलब आपने थोड़ी बहुत क्या कर दी, ईडीए वगैरह निकाल दिया। ठीक है, इंसाइट्स निकाल दिए अपने डेटा से कि क्या हो रहा है, कैसा क्या कौन सा फैक्टर किसको कैसे इफेक्ट कर रहा है। कोरिलेशन वगैरह निकाल दिया कि कौन सा फीचर हमारे लिए कैसे कैसे इंपॉर्टेंट वगैरह है। ठीक है, ये सब कर दिया आपने। और मतलब वही है, पूरा डेटा को एक्सप्लोर करो कि कैसे, कब, क्यों, कैसे काम कर रहा है। और थोड़ी बहुत बेसिक अगर क्लीनिंग करनी है, बेसिक क्लीनिंग कर लो। मतलब डुप्लीकेट्स वगैरह हटा दिए, और क्या हो गया, बेसिक क्लीनिंग मतलब डुप्लीकेट्स हटा दिए, थोड़ी नल वैल्यूज वगैरह को देख लिया, ये सब। तो इसमें मेन टेक्नोलॉजी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये सब। कौन सी यूज होती है? पांडास हो गई, नमपाई हो गई, मैट प्लॉट लिब हो गई, और सीबॉन हो गई जनरली। ठीक है, इन चारों का यूज किया जाता है। देखो ये वाला स्टेप ऑलरेडी फैमिलियर, तो मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करने वाला। ये जुपिटर नोटबुक में आप ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। नहीं देखा प्रोजेक्ट तो आप आगे जाके देख सकते हो। देन जो अगला स्टेप होगा, देखो यहाँ से आप अपना अपना अब आप यहाँ से अब अपना मेन ऐप शुरू हो रहा है बनना। तो यहाँ से अब अपने आप कंसेप्ट लगाना शुरू कर दोगे। ठीक है, ऊप्स वगैरह के कंसेप्ट लगा के बनाने लगोगे अब ये सारी चीजें। अगला जो स्टेप होगा हमारा वो होगा फीचर इंजीनियरिंग। यहाँ से आपका मेन खेल स्टार्ट हो रहा है अब। ठीक है, मतलब अब आप डेटा को, आपको इंसाइट वगैरह मिल गई कि कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट वगैरह, तो अब फीचर इंजीनियरिंग लगा दो। फीचर इंजीनियरिंग में क्या क्या आ गया, मतलब आउटलायर्स वगैरह देख लो अपने, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर लो अपने। ठीक है, फीचर कंस्ट्रक्शन करो, और फीचर एक्सट्रैक्शन पीसीए वगैरह लगाओ कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या एट द रिजल्ट आपको आउटपुट क्या मिलेगा? यू विल गेट बेस्ट डेटा। आपने डेटा को पूरा
एकदम फीचर इंजीनियरिंग लगा दी उस पे, तो आपको क्या मिल जाएगा? अपना बेस्ट डेटा मिल जाएगा। पहले डेटा क्या था आपका? मेसी डेटा था, आउटलायर्स थे, मिसिंग वैल्यूज थी, मतलब बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर जो मतलब नहीं चाहिए होती हमें। बट आपने अब ये सब ठीक कर ली, तो आपके पास अब बेस्ट डेटा अपने पास, जिसपे आप अपना मॉडल ट्रेन कर सकते हो। ठीक है। अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? जनरली साइकिट लर्न हो गई, ठीक है, और थोड़ी बहुत एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जो मैं फीचर इंजीनियरिंग के वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी। थोड़ी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती हैं, फीचर टूल्स नाम की एक लाइब्रेरी आती है, वो यूज कर सकते हो आप। ठीक है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी लाइक फीचर टूल्स, शायद मैंने यूज भी की होगी फीचर इंजीनियरिंग वाली में। ठीक है, कुछ लाइब्रेरी आती है, उनको यूज करके आप कर सकते हो। फीचर इंजीनियरिंग की प्ले लिस्ट में डिस्कस कर रखा हमने। देन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अब देखो, पहले तो आप क्या करोगे, जुपिटर नोटबुक में आपने देख लिया कि कौन सा मॉडल हमारे लिए बेस्ट काम कर रहा है, ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब आपने देख लिया, थोड़े मॉडल ट्रेन वगैरह करके भी देख लिया, आपके पास मॉडल आपको पता है कि कौन सा अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ इस वाले फेज में आप क्या करते हो? सिलेक्ट बेस्ट मॉडल। बेस्ट मॉडल सेलेक्ट करोगे, ठीक है, बेस्ट मॉडल मिल गया, उसको ट्यूनिंग कर दोगे, उसकी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वगैरह कर दोगे, और आपको मिल जाएगा अपना फाइनल मॉडल। ठीक है, अब फाइनल मॉडल मिल गया आपको पास, बस ये फाइनल मॉडल आपका है, इस चीज को आपने ट्रेन वगैरह कर दिया। अब इस मॉडल को आप प्रिडिक्शन के लिए यूज करने वाले हो। इसके लिए आप कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हो? अगेन, ज्यादातर एमएल मॉडल्स किसके अंदर है? साइकिट लर्न के अंदर। अब कुछ एमएल मॉडल्स हैं जो आपके अलग से हैं थोड़े, जैसे एलजीबीएम का अपना एक खुद का मॉड्यूल है, एक्सजी बूस्ट का अपना खुद का मॉड्यूल है, कैड बूस्ट का अपना खुद का मॉड्यूल है। तो इन सब का यूज करोगे आप मॉडल ट्रेनिंग एंड मॉडल सिलेक्शन वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये तो आप फेज ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत बार। देन हम उसके बाद क्या करेंगे? अपना मॉडल इवेल्युएशन। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है मॉडल इवेल्युएशन। मॉडल इवेल्युएशन क्या होता है? आप अपने मॉडल्स की एक्यूरेसी चेक कर सकते हो कि आपका मॉडल कैसा किसके लिए काम कर रहा है। मतलब आप तो 5-6 मॉडल्स ट्रेन कर रहे हो, तो कौन सा मॉडल कैसे एक्यूरेसी दे रहा है, क्या क्या कर रहा है। ठीक है, तो एसके लर्न के अंदर ही होती है आपकी मैट्रिक्स सारी, ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी। जितनी भी मैट्रिक्स हैं, जितनी भी आपकी सारी मैट्रिक है वो सारी एसके लर्न के अंदर होती है। एक्यूरेसी हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, ठीक है, मीन स्क्वायर्ड एरर हो गया, सिलॉट स्कोर हो गया, वो सब एसके लर्न डॉट मैट्रिक्स वाले उसके अंदर है। साइकिट लर्न तो ऑफ कोर्स ये है। देन एक और होता है हम पे, वो है टेंसर बोर्ड। इसकी मदद से क्या कर सकते हो आप? अपने मॉडल को ट्रैक कर सकते हो ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्रेनिंग में क्या होता है कि हर बार हर मॉडल क्या आइट्रेशन करता है। ठीक है, तो ये आपको और डिटेल्ड व्यू देता है टेंसर बोर्ड की, हर आइट्रेशन में उसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ रही है, कैसे ग्राफ ग्राफ बन रहा है उसका, कैसे ग्राफ के थ्रू आपको बता सकता है, विजुलाइज करा सकता है कि वो ट्रेनिंग के टाइम कैसे कम कर रहा है। मॉडल जब ट्रेन हो रहा है उस टाइम पे, ऐसा नहीं जब मॉडल ट्रेन हो चुका है पूरा। देखो, जब एक्यूरेसी कम निकलती है, जब आपका पूरा मॉडल ओवरऑल ओवरऑल ट्रेन हो जाता है, जब आप उसको टेस्टिंग करते हो, मतलब एक्स टेस्ट वाले डेटा के ऊपर लगाते हो, तब एक्यूरेसी देता है वो। बट यहाँ नहीं, टेंसर बोर्ड में जब वो ट्रेन ही हो रहा है, ट्रेन के साथ साथ ही आपको बताता रहेगा कि वो कैसे दे रहा है वो एक्यूरेसी। तो टेंसर बोर्ड के थ्रू आप ये भी पता कर सकते हो कि ट्रेनिंग के टाइम कैसे एक्यूरेसी का इफेक्ट आ रहा है, कैसे उसके ग्राफ वगैरह बन रहे हैं, ये सब चीजें ये हम डिटेल में देखेंगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा मॉडल डिप्लॉयमेंट। ठीक है, मॉडल डिप्लॉयमेंट में अब ये यहाँ से थोड़ा आता है आपका इंपॉर्टेंट वगैरह थोड़ा। अब देखो, एमएल मॉडल है, देखो अब आप एमएल मॉडल को क्या करते हो? अपना इसको कन्वर्ट करते हो, या तो आप इसे एक क्या बनाते हो, अपना एक वेब ऐप बना लेते हो इस मॉडल को एक, ठीक है, या तो आप इसको एक एपीआई बना लेते हो। इन दो में से एक चीज बनती है, या तो इसका वेब ऐप बना दोगे या इसका एक एपीआई बना दोगे। वेब ऐप बना रहे हो तो आप यूज करोगे फ्लास्क का,
ठीक है। और अगर एपीआई बना रहे हो तो आप यूज करोगे फास्ट एपीआई होता है, जो जनरली यूज किया जाता है। फास्ट एपीआई हो गया, रेस्ट एपीआई हो गया, फास्ट एपीआई। ठीक है, इन टेक्नोलॉजीज का यूज करोगे। क्यों कर बनाते हैं हम? क्योंकि हम एमएल मॉडल को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते ना, आपको एक एमएल मॉडल को कुछ चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो एपीआई बना दो कि यूजर उस एपीआई पे जब टारगेट कर रहा है तो उसको रिटर्न में आंसर दे के मिल रहा है, फिर आप उस आंसर को कैसे भी डिस्प्ले करा दो। या तो उसका एक वेब ऐप बना दो, यूजर जब भी उसमें डिटेल्स डाल रहा है उसको आउटपुट दिख जाएगा आपके वेब वेब एप्लीकेशन पे। और यहाँ पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं आपकी? एक हो गया डॉकर। क्या काम होता है डॉकर का हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन डॉकर का मेन काम होता है कंटेनराइज करना। आपका आपका जो पूरा आपने मशीन लर्निंग का पूरा एमएल मॉडल का पूरा कोड लिखा है, एमएल ऑप्स का प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट बनाया, उसको एक सिंगल पैकेज के अंदर, कंटेनर के अंदर स्टोर कर देना। ठीक है, ताकि आप उस कंटेनर को कहीं पे भी लेके जाके कल को यहाँ डिप्लॉय करना हो यहाँ डिप्लॉय कर दो, यहाँ डिप्लॉय करना हो यहाँ डिप्लॉय कर दो। ठीक है, तो आपके लिए ईज होता है बहुत। डॉकर का काम यही है, बहुत ईजी होता है सीखना डॉकर, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। आजकल एक और टेक्नोलॉजी बहुत ट्रेंड में चल रही है, वो है कुबरनेटिस। ये क्या करता है? जब आपको अपने मॉडल को स्केल पे डिप्लॉय करना हो, मतलब आप अपने कंपनी के लिए, जब कंपनी में काम करोगे तो आप अपने मॉडल को स्केल पे डिप्लॉय करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि बस दो तीन लोग यूज करने वाले हैं, हजारों लाखों लोग यूज करने वाले हैं, तब आपको कुबरनेटिस की यूज पड़ती है। कुबरनेटिस क्या करता है आपको? देखो, तब आप ना बहुत सारे डॉकर कंटेनर बनाते हो, क्योंकि एक कंटेनर से आपका काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे डॉकर कंटेनर बनाने पड़ेंगे। और कुबरनेटिस की मदद से आप बहुत सारे डॉकर कंटेनर को मैनेज कर सकते हो। देखो, सिंगल बंदा चला रहा तो एक डॉकर कंटेनर से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप स्केल में बना रहे हो प्रोजेक्ट, मतलब आपका ये प्रोजेक्ट वाइड स्केल है, लाइक बहुत कंपनी यूज करने वाली है, लाखों लोग यूज करने वाले हैं, तो आपको बहुत सारे कंटेनर बनाने पड़ेंगे। तो ये आपने एक डॉकर कंटेनर बना दिया, दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, चौथा बना दिया, पांचवा बना दिया। ठीक है, अब इन पांचों को एक साथ मैनेज कैसे कर पाओगे? इन पांचों को मैनेज करने के लिए आपका है कुबरनेटिस। ठीक है, एक बना रहे हो तो कोई दिक्कत है, तब कुबरनेटिस की जरूरत नहीं है। हाँ, बट अगर बहुत सारे बना रहे हो, आपको स्केल पे डिप्लॉय करना है, तब कुबरनेटिस की जरूरत है। आजकल तो कुबरनेटिस के लिए भी एक रोल आ चुका है, कुबरनेटिस डेवलपर करके। ठीक है, मतलब इतना अच्छी टेक्नोलॉजी है ये। और देन बाकी डिप्लॉयमेंट वगैरह किस पे करते हो? डिप्लॉयमेंट करने के लिए वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज क्या हो गई आपकी? AWS, एज्योर, GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और amazon वेब सर्विसेज। जो जनरली यही तीनों फेमस है और इन्हीं पे लोग डिप्लॉय करते हैं। AWS सबसे ज्यादा फेमस है। अब देखो, आपने अपना मॉडल डिप्लॉय कर चुके हैं अब आप। ठीक है, मतलब आपके आपका जो मॉडल है वो एक वेब एप्लीकेशन के थ्रू इंटरनेट पे चल रहा है। अब आपका AWS के थ्रू आपने डिप्लॉय कर दिया। AWS के थ्रू तो हमने देखा भी था ना कैसे करते हैं इंटरनेट पे डिप्लॉय, अपने पिछले प्रोजेक्ट में आपने डिप्लॉय कर दिया। बट अब आपको उसको मॉनिटर भी तो करते रहना है, डिप्लॉय करने से थोड़ा ना कुछ होगा। आपको मॉनिटर भी करते रहना है कि कैसे काम कर रहा है वो, अभी करंटली कैसे काम कर रहा है, उसको मेंटेनेंस कैसे करेंगे हम उस मॉडल की। ठीक है, तो जो मॉडल मॉनिटरिंग करते हो आप, मॉनिटरिंग बोल लो, मेंटेनेंस बोल लो, ठीक है, उसके लिए भी आपके पास आजकल टेक्नोलॉजी है मॉडल को मॉनिटर करने के लिए। तो जो मेन टेक्नोलॉजी होती है आजकल जो यूज हो रही है मेनली, वो होती है ग्राफना, एंड एक दूसरी वन है प्रोमीथियस। ठीक है, इन दो को जनरली यूज किया जाता है। इसकी मदद से आप क्या काम कर सकते हो? आप एक मॉनिटरिंग वो चीज सेट कर सकते हो जिससे आप मॉडल की एक्यूरेसी चेक करोगे ओवर द टाइम। मतलब देखो, आज आपकी मॉडल की एक्यूरेसी आ रही है 95 है मान लो, कल को मतलब एक महीने बाद 93 हो रही है, फिर एक महीने बाद 92 हो रही है, मतलब आपके मॉडल की एक्यूरेसी धीरे धीरे गिरती जा रही है। तो उससे फिर आप मॉडल को मॉनिटर कर पाओगे कि हाँ, मतलब मेरी मॉडल की एक्यूरेसी गिर रही है, क्यों गिर रही है? कुछ रीजन तो होगा। ठीक है, जब नया नया डेटा आ रहा है क्यों गिर रही है मेरे मॉडल को, कुछ आपको पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत आ रही है आपके मॉडल में जब एक्यूरेसी गिरने लग गई है। आप मॉडल की एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हो, उसको देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक तरह से पूरे एक्यूरेसी नहीं, बहुत सारी चीजों को मॉनिटर कर सकते हो। मॉनिटर योर मॉडल ओवर कोर्स ऑफ टाइम। एक तो देखो, आपने डिप्लॉय करते टाइम तो चलो उसको पूरा टेस्ट वगैरह कर लिया, ट्रेन वगैरह कर लिया, एक्यूरेसी वगैरह चेक कर ली। जब आप डिप्लॉय कर रहे थे तब उसकी एक्यूरेसी आती 96%। मान लो आने वाले 6 महीने बाद उसकी एक्यूरेसी घट चुकी है, बट आपको पता थोड़ा ना चल रहा है। आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि आपने तो जब डिप्लॉय किया था उस समय चेक किया था। अब एक तो ये कर सकते हो कि आप पूरा मॉडल वापस से रीट्रेन करके देखो।
कि अब करंटली मेरी मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है, बट उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो इसलिए आप साथ-साथ में देखते रहो। मतलब मॉनिटर मॉडल आपका चल रहा है एडब्ल्यूएस सर्वर पे और आपको साथ-साथ में एक्यूरेसी भी दिखा रहा है कि आज की एक्यूरेसी उसकी इतनी है, ठीक है? और इतना ड्रॉप हुई है पिछले टाइम से। आपको मतलब एक तरह से पूरा डैशबोर्ड टाइप का मिल जाएगा कि हाँ, ऐसे ऐसे चल रहा है आपका मतलब मॉडल की एक्यूरेसी पिछले टाइम से ऐसे गिर रही है, ऐसे बढ़ रही है, ये सब हो रहा है मॉडल के साथ आपका। जब हम इसको इन डेप्थ देखेंगे ना तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। डैशबोर्ड्स क्रिएट करता है आपके लिए, प्रोवाइड डैशबोर्ड्स, मतलब विजुअलाइजेशन फॉर्म में आपको सब कुछ दिखाता है ये, ग्राफ्स वगैरह के थ्रू बताएगा सब कुछ। अब सबसे मेन काम आता है वो है CI CD डिप्लॉयमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ये होता क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू पहले बताता हूँ आपको। अ, कभी भी अगर आपका पहले इसका नाम देखते हैं। नाम नाम क्या है इसका? इसका नाम है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, नाम से थोड़ा बहुत तो हिंट आई होगी क्या होता है। हाँ, इसको एग्जांपल के लिए मैम एक चीज बताता हूँ, ठीक है? मान लो कोई आपने एक गेम डेवलप किया, ठीक है? आपने एक गेम बनाया, मान लो आपने पबजी बना दिया, ठीक है? पबजी गेम है, उसको गेम आपने बना दिया, आपने उसे प्ले स्टोर पे लॉन्च कर दिया, ठीक है? आपका गेम चल रहा है। अब आपको गेम में कुछ चेंजेस करने थे, गेम के अंदर आपने चेंज कर दिया, गेम के कोड में चेंज कर दिया आपने, गेम के कोड में चेंज कर दिया, राइट? गेम के कोड में चेंज कर दिया। अब क्या आप यूजर को ऐसे बोलोगे कि मेरा गेम मैंने कोड थोड़ा चेंज किया है, वापस से मेरा गेम रीइंस्टॉल करो अनइंस्टॉल करके? कोई नहीं करने वाला आपका ऐप डाउनलोड, अगर ऐसी बात रह जाएगी तो। इसकी जगह मान लो आपने सिर्फ 2 लाइन का चेंज किया है, 2 लाइन का कोड चेंज किया है, सिर्फ 2 लाइन का कोड चेंज किया है, तो क्या आप 2 लाइन के कोड चेंज करने के लिए ऐसे बोल दोगे लोगों को कि मेरा पूरा ऐप शुरुआत से डाउनलोड करो या मेरा पूरा गेम शुरुआत से डाउनलोड करो? नहीं, वो तो सही बात नहीं है, ऑफ कोर्स। तो आप क्या करोगे? CI/CD डिप्लॉयमेंट का यूज करोगे, इसको नहीं करोगे। इसकी जगह हम करेंगे CI/CD यूज। CI/CD की मदद से क्या होगा आपका, जैसे आपने कुछ कोड में चेंज किया, जैसे आपने कोड में चेंज किया, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके मॉडल के अंदर भी। जैसे आपने कोड में चेंज किया, आपका गेम में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है? इन फॉर्म ऑफ अपडेट। अब मान लो आप कोई गेम खेलते हो, ठीक है? उसके अपडेट आते हैं, वो अपडेट क्या होते हैं कि किसी ने यूजर ने अपने गेम के अंदर चेंज किया। अपडेट के बाद क्या होता है जनरली, कुछ नई चीज आ जाती है गेम के अंदर, कुछ फीचर आ जाते हैं गेम के अंदर, ऐसे ही होता है ना अपडेट के बाद। फीचर आए हैं कुछ, तो मतलब फीचर उन्होंने कोड किए होंगे ना कोड के अंदर, मतलब जो गेम का कोड है उसके अंदर कुछ और कोड किया हुआ है एक्स्ट्रा उस फीचर को डालने के लिए, तो वो आपको एक अपडेट के फॉर्म में दिखता है। ऐसा तो नहीं होता कि आपको गेम वापस से रीइंस्टॉल करना पड़ता है पूरा, आपको बस एक छोटा सा अपडेट करना होता है। गेम आपका पूरा वही रहता है, बस छोटा सा अपडेट करना होता है। मान लो अगर कोई 1000 MB का गेम है, अपडेट आ रखा है 100 MB का, तो आपको बस 100 MB अपडेट करनी होती है। ऐसा तो नहीं आपको शुरुआत से पूरे 1000 + 100 1100 MB अपडेट करनी पड़ती है, रीइंस्टॉल करना पड़ता है पूरा, नहीं। आपको सिर्फ 100 डाउनलोड करनी होती है। तो वही चीज होती है कि आप जैसे अपने कोड में चेंज कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके मॉडल के अंदर। इसी को CI/CD डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, कि मतलब मैंने अपना मॉडल यहाँ बना दिया है, मॉडल का कोड वगैरह, मतलब मैंने जो अपना मॉडल का पूरा कोड है, ठीक है, वो मेरा यहाँ पे है, बट मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, मैंने चेंज कर दिया। अब ये तो नहीं है मुझे वापस से शुरुआत से उसे पूरा शुरुआत से लेके डिप्लॉय वगैरह करना पड़ेगा AWS के अंदर, ऐसा नहीं। CI/CD की मदद से क्या होगा, जो जैसे आप मॉडल के अंदर यहाँ पे कोड पे चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली वो चेंज आपके जो AWS वाला मॉडल है, जो आपने AWS पे ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं, उस पे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, चेंज ऑटोमेटिकली, ठीक है? ये होता है कि जैसे आपने कोड में चेंज किया, मॉडल में भी वहां पे जो AWS के अंदर मॉडल चल रहा है उसमें भी ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा, आपको अलग से करने की कुछ जरूरत नहीं होती। ये होते हैं CI/CD। आई थिंक गेम वाला एग्जांपल ज्यादा समझ आया होगा अच्छे से, राइट? इसको हटा देते हैं।
तो इसके लिए जो आजकल टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है CI/CD डिप्लॉयमेंट के लिए, जनरली अगर जैसे आप प्रोडक्शन ग्रेड में तो नहीं, बट जैसे अगर आप पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके लिए आपके पास बेस्ट रहता है गिटहब एक्शंस। ठीक है, गिटहब एक्शंस हो गया, एक होता है गिटलैब CI, एक जो जनरली यूज किया जाता है थोड़ा प्रोडक्शन ग्रेड में वो होता है जेंकिंस, और भी बहुत सारे होते हैं, बट ये तीन थोड़े ज्यादा फेमस हैं, खासकर गिटहब एक्शन एंड जेंकिंस। तो हम भी इन्हीं का यूज करके करेंगे कभी। पूरा अपना मॉडल डिप्लॉय कर चुके हो, CI/CD डिप्लॉयमेंट सब कुछ लगा दिया है। अब आपको ओवरऑल मॉडल को ट्रैक करना है, सिर्फ एक्यूरेसी एक्यूरेसी ट्रैक नहीं करनी, आपको सब कुछ ट्रैक करना है कि मेरे मॉडल के साथ कब क्या हुआ, कैसे हुआ, मैंने कब उस पे CI/CD डिप्लॉयमेंट किया, कब कब उस पे कोड पुश हुआ है, कब कब उस पे क्या हुआ है, सब कुछ A to Z चीज चाहिए। मतलब आपको पूरा मॉडल को एक तरह से सारे एक्सपेरिमेंट्स को ट्रैक करना है। ट्रैक ऑल एक्सपेरिमेंट्स, वैसे मैं इसको एक अलग स्टेप की तरह बना सकता था, बट ठीक है, इतना बड़ा स्टेप नहीं है ये, चल जाएगा। तो आपको सारे एक्सपेरिमेंट को ट्रैक करना है, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो होता है ML फ्लो, और एक और आता है कूबे फ्लो करके। ML फ्लो को ज्यादा हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब होते हैं आपके स्टेप्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या स्टेप होते हैं जब भी आप एक ML का प्रोजेक्ट बना रहे हो कुछ। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, देन डेटा कलेक्शन एंड इंटीग्रेशन करोगे, ये सारा डेटा इंजीनियर का काम होता है। इसमें मेन टेक्नोलॉजी यूज होगी आपको SQL, अपाचे एयरफ्लो एंड काफका। देन थोड़े डेटा एक्सप्लोरेशन करोगे, जुपिटर नोटबुक वगैरह में टेस्टिंग वगैरह होती है सारी आपकी, EDI वगैरह इसमें होता है, इस वाले स्टेप में, डेटा एक्सप्लोरेशन वाले में। देन आप अपने डेटा को साफ सुथरा बनाओगे, अच्छा डेटा, आपके बेस्ट डेटा जो चाहिए वो बनाना है। तो आप फीचर इंजीनियरिंग लगाओगे, फीचर इंजीनियरिंग के लिए आपकी साइकिट लर्न हो गई, या फीचर टूल नाम की कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज कर लोगे। देन आप थोड़ा मॉडल को टेस्टिंग वगैरह करोगे, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वगैरह करोगे। ठीक है, देन आप मॉडल को इवेल्युएशन करोगे कि कौन सा मॉडल ने कितनी एक्यूरेसी दी, और हम उस मॉडल को ट्रैक भी कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग टेंसर बोर्ड की मदद से। देन उस मॉडल को हम डिप्लॉय करेंगे या तो वेब ऐप की तरह या API के थ्रू। वेब ऐप के लिए आपको फ्लास्क चाहिए, API के लिए आपको फास्ट API और रेस्ट API में से कुछ चाहिए। देन आपको जैसे मॉडल डिप्लॉय कर रहे हो तो डॉकर का यूज करते हैं, और आपको अगर स्केल पे डिप्लॉय करना है तो डॉकर के साथ साथ हम कुबरनेटिस का भी यूज करते हैं। और उसके बाद हम डिप्लॉय कहाँ करते हैं, वेब सर्विस का यूज करके, AWS, एज्योर या GCP में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। AWS थोड़ी ज्यादा फेमस है, AWS और एज्योर, राइट। फिर हम मॉडल को मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, डैशबोर्ड्स, कुछ टेक्नोलॉजी है जो डैशबोर्ड प्रोवाइड करती है हमें, ग्राफाना, प्रोमीथीसस करके। आप अपने मॉडल को ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मॉनिटर कर सकते हो कि उसकी एक्यूरेसी कैसे कैसे बढ़ रही है, कैसे कैसे घट रही है, ये सब कुछ। देन आप CI/CD पाइपलाइन बनाओगे, या डिप्लॉयमेंट बोल सकते हो आप, ताकि आप यहाँ पे कोड में चेंज करो तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट आपके मॉडल के अंदर भी हो जाए। उसके लिए आप गिटहब एक्शंस, जेनकिंस, गिटलैब CI का वगैरह का यूज कर सकते हो। आप अपने मॉडल की हर चीज को ट्रैक कर सकते हो विद ML फ्लो और कुबे फ्लो। ओके, तो ये आपकी ओवरऑल प्रोसेस होती है, जो बेसिक प्रोसेस होती है, जो हर जगह फॉलो होती है। कंपनी लेवल में ऐसा हो सकता है कि मे बी थोड़ी और टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हो, बट अगर आप इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको गारंटीड है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे किसी भी कंपनी में, इंटर्नशिप तो इजीली सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजीज का पता होना आजकल बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए भी, राइट। इसलिए आपका ML ऑप्स का टेक्नोलॉजी में मास्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। ओके, तो मैं आपको इस चीज की तो थोड़ा बहुत गारंटी दे सकता हूँ कि ML ऑप्स टेक्नोलॉजी से आपको, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट बना दिया ML ऑप्स की टेक्नोलॉजी यूज करके, तो आपको इंटर्नशिप्स, इवन आप फ्रेशर जॉब्स तक लैंड कर सकते हो इजीली, राइट। तो आपको मस्ट है इन चीजों पे फोकस करना है। थोड़ा मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट सीख लो, क्योंकि जब फ्लास्क यूज करते हो ना तो आपको थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट पता होना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत क्या, आप HTML CSS सीख लो बस। जावास्क्रिप्ट तो ऐसे है कि आप चैट GPT से बना सकते हो, तो HTML CSS के थोड़े बहुत पता हो आपके पास, सिंटेक्स वगैरह, कोड वगैरह थोड़ा बहुत पता हो कि HTML CSS कैसे लिखते हैं, वेब पेज थोड़ा बहुत डिजाइन वगैरह कैसे करते हैं, तो आपके पास प्लस पॉइंट रहेगा। प्लस पॉइंट क्या, आपको आज के टाइम पे पता होना चाहिए, HTML CSS कोई इतना बड़ी बात नहीं है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि थोड़ी बहुत HTML CSS आप सीख ले, इंपॉर्टेंट है वो फ्लास्क में, क्योंकि फ्लास्क जैसे स्ट्रीमलेट तो आपका एक प्री डिफाइंड आपका फ्रेमवर्क है, उसके अंदर पहले से ही लगा हुआ है HTML CSS के कोड्स वगैरह। बट फ्लास्क में जब आप यूज करते हो तो उसमें आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है अपना वेबसाइट को HTML CSS लगा के। ठीक है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वेब ऐप के थ्रू ही जा रहे हो तो आप HTML CSS थोड़ा बहुत सीख लो। जावास्क्रिप्ट भी आती है तो बहुत अच्छी बात है, जावास्क्रिप्ट लेकिन फिर भी एक तरह से मैं ऑप्शनल में डाल सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट के कोड क्योंकि चैट GPT क्रिएट कर देता है इजीली, तो दिक्कत नहीं होती है।
बट हाँ HTML CSS इज मस्ट। ओके, थैंक यू।